नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश के 31 राज्यों में से मौजूदा वक्त में महज 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कई राज्यों में कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, जबकि कई राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस पूरी तरह से गायब है। ऐसे में कांग्रेस ने अब उन राज्यों के लिए खास रणनीति बनाई है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे प्रदेशों में पार्टी का कायाकल्प हो सके। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और गुजरात तक पार्टी की मजबूती के लिए खुद राहुल गांधी ने अपना आखिरी पत्ता चल दिया है। सवाल यही, आखिर क्या है राहुल गांधी का वो ट्रम्प कार्ड जिससे कांग्रेस फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकती है, मजबूत हो सकती है? ये रिपोर्ट देखिए। आपकी रक्षा करने वाला और आपकी रक्षा करने वाली सिर्फ एक व्यक्ति है और एक पार्टी है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। संगठन, शक्ति और सत्ता, राहुल ने चल दिया आखिरी पत्ता। दिल्ली नहीं, डिस्ट्रिक्ट पर फोकस, मजबूती के लिए कांग्रेस चौकस। रिवाइवल के लिए राहुल का प्लान, 25 to 27 पंजे का कड़ा इम्तिहान। इम्तिहान कांग्रेस को मजबूत करने का, इम्तिहान राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने का, इम्तिहान प्रदेश की सत्ता में वापसी का। और इस इम्तिहान में पास होने के लिए कांग्रेस ने कई खास प्लान बनाए। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक बार फिर करारी शिकस्त झेलने के बाद कांग्रेस आलाकमान अब पूरी तरह से संगठन की मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर चुकी। बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे अहम सियासी राज्यों के लिए कांग्रेस ने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिसके जरिए पार्टी एक बार फिर अपने पुराने दौर में लौटने की उम्मीद लगा रही। और वो स्ट्रेटजी है जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की। इसके लिए कांग्रेस ने देश भर के अपने जिला यूनिट को सुदृढ़ करने का काम शुरू कर दिया। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। दरअसल कांग्रेस ने अपनी यूपी इकाई में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की, जिसमें सभी 75 जिलों के नए जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष समेत कुल 133 नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। सबसे दिलचस्प ये कि कांग्रेस ने इन बदलावों में सामाजिक संतुलन को भी ध्यान में रखा है। इसके तहत 65% पद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को दिया गया है। वहीं सामान्य श्रेणी की पार्टी पदाधिकारियों में 20% ब्राह्मण, 12% राजपूत समाज से आते हैं, जबकि कुल जिला और नगर अध्यक्षों में 22% मुस्लिम प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। नए जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के नाम के ऐलान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने 5 स्तरीय संगठन सृजन के तहत यूपी की प्रदेश इकाई पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसमें बूथ से लेकर मंडल, शहर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक शामिल हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपने इस मंसूबे में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर यूपी में कांग्रेस की तस्वीर बदल सकती है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में कांग्रेस इसी स्ट्रेटजी पर काम करने वाली, जिसकी रूपरेखा बीते 18 मार्च को दिल्ली के इंदिरा भवन में आयोजित एआईसीसी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की मैराथन बैठक में तय की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में कांग्रेस के जिला कमेटियों को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। जानकारी के मुताबिक उस मीटिंग में राहुल गांधी ने जिला अध्यक्ष मजबूत तो कांग्रेस मजबूत का मंत्र दिया। सूत्रों के मुताबिक उस मीटिंग में तय हुआ है कि कांग्रेस को अब दिल्ली केंद्रित नहीं बल्कि जिला केंद्रित किया जाएगा। मीटिंग में राहुल ने साफ कहा है कि हम जिला अध्यक्षों को पूरी ताकत देंगे, लेकिन सुनिश्चित करेंगे कि वो पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। मसलन टिकट बंटवारे में भी जिला अध्यक्ष की भूमिका रहे। जिला अध्यक्षों के राय के आधार पर जिला, प्रदेश
देश के मुद्दे तय किए जाएं। कुल मिलाकर 1970 के पहले के तर्ज पर जिला अध्यक्षों को मजबूती तो दी जाए, लेकिन उनका समर्पण और जवाबदेही की भी परख रहे। इस बाबत प्रदेश प्रभारियों और महासचिवों से सुझाव भी मांगे गए। 1970 के पहले का दशक याद करिए, समर्पित जिला अध्यक्ष बनाओ और दिल्ली से नहीं जिलों से कांग्रेस चलाओ। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस नए तेवर के साथ पार्टी के सुनहरे दिन वापस लाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए राहुल गांधी ने न सिर्फ अलग अलग प्रदेशों में सीनियर लीडर से मुलाकात कर लगातार रणनीति बना रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच खुद जाकर उनसे ग्राउंड लेवल के मुद्दे और सियासी हालात भी जान रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में देश के सभी जिला कांग्रेस कमेटी यानी डीसीसी अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। ये बैठक तकरीबन 16 साल बाद होने वाली। इस बैठक का मकसद डीसीसी को और मजबूत बनाना है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि देश भर से 750 जिला और शहर अध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को इसी इंदिरा गांधी भवन में नई दिल्ली में देश के सारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई है। ये कई साल बाद, मैं समझता हूं 16 साल बाद ये बैठक हो रहा है। सारे डीसीसी अध्यक्ष करीब 700 लोग यहां आएंगे। 250 3 दिन का होगा, 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को। और इस बैठक का मकसद है कि डीसीसी को और मजबूत कैसे बनाया जाए और डीसीसी को केंद्र में कैसे हम लाए जाए हमारे संगठन में। चूंकि आलाकमान सशक्त जिला इकाई प्रमुखों से सीधे फीडबैक लेने के लिए नई प्रणाली स्थापित करना चाहता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर पार्टी को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले व्यक्तियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस जिलाध्यक्षों की मीटिंग में जो तय होगा उसे 8 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में रखा जाएगा। फिर वहां से मंजूरी मिलने पर 9 अप्रैल को अहमदाबाद के ही अधिवेशन में पास किया जाएगा। दरअसल 8 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और 9 अप्रैल को एआईसीसी का अधिवेशन होने वाला है। इसके पीछे भी कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस अगले साल यानी 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी से ही कई प्लान पर काम करना शुरू कर चुका है। खुद राहुल गांधी गुजरात को लेकर काफी एक्टिव। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद संसद में राहुल का वो पहला भाषण जिसमें उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस के साथ सत्ताधारी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चैलेंज किया था कि अब की बार कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हराने वाली। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। कांग्रेस बीते 3 दशक से गुजरात की सत्ता से बाहर है। आखिरी बार छबील दास मेहता कांग्रेस की ओर से 1994 से 1995 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद से गुजरात की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जिसे वापस पाने के लिए कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली। तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं है। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है।
और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। आप अपनी हिस्ट्री समझो। जो डर की भावना होती है ना, वो आप में नहीं है, उनमें है। और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। कांग्रेस ने अपना यही कायाकल्प प्लान बिहार में भी चलाया है। चुनावी साल में कांग्रेस ने पहले प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश को बदलकर कृष्णा अल्लावारू को प्रभारी बनाया। फिर कांग्रेस के तेज तर्रार और युवा तुर्क माने जाने वाले कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली। और अब बीते 18 मार्च को अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर राजेश कुमार को नया स्टेट प्रेसिडेंट बनाकर कांग्रेस ने अपने संकेत साफ जाहिर कर दिए, वो भी खास रणनीति के तहत, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं, जबकि उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राजेश कुमार दलित समाज से आते हैं। उनकी पहचान दलित समाज के एक सशक्त नेता के रूप में होती है। संदेश साफ है कि अब की बार बिहार में भी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने वाली है। दरअसल इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, उसके बाद अगले साल यानी 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने, जबकि उसके अगले साल यानी 2027 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने। इनमें से मौजूदा वक्त में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में जिस रणनीति के तहत राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं, क्या उससे कांग्रेस 70 के दशक वाली स्थिति में आ पाएगी? कांग्रेस अपनी पुराने दिन को अगर उनको वापस पाना है, पुराना वैभव वापस पाना है, तो उनको एक पुराना जो पैटर्न है कांग्रेस का, जो इनके एक जमाने में जिनको चवन्नी का मेंबर कहा जाता था, 25 पैसे का मेंबर कहा जाता था, वो दौर इनको वापस लाना पड़ेगा और सही सदस्यता अभियान हो, सही तरीके से बूथ कमेटियां बने और जो लोकल इन्फ्लुएंस होता है या लीडर्स के हवाले जिले कर दिए जाते हैं कि भाई इस जिले में आपका जिला अध्यक्ष हो जाएगा, उस जिले में हमारा जिला अध्यक्ष हो जाएगा, ये जो इनकी परंपरा है इसको इनको छोड़ना पड़ेगा और नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। न सिर्फ मौका देना पड़ेगा बल्कि स्टेट लीडरशिप उन्हें पीछे से बैकिंग दे और स्टेट लीडरशिप को नेशनल बैकिंग दे। उत्तर प्रदेश में आप उदाहरण देख लीजिए, अजय राय कितने पहले से अध्यक्ष हैं, यहाँ विधानसभा चुनाव के पहले से, लोकसभा चुनाव के पहले से अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्यकारिणी इनको अब जाके दी गई। अब साल भर 6-6 महीने कार्यकारिणी नहीं होगी और जब कार्यकारिणी बनेगी तो उसको उतना पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता है कि वो लोगों के बीच में अपनी पहचान बना सकें। तो संकट यही हो गया है कि कांग्रेस की लीडरशिप की जो पहचान है वो मिसिंग है, तो इसलिए दिक्कत है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या बिहार जैसे राज्य में अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो एक ऐसा मास्टर प्लान उनको बनाना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म का हो, 5 साल 10 साल का स्ट्रेटजी बनाएं और उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन न करें, तब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बेहतर पोजीशन में आ सकती है। बहरहाल रिजल्ट जो भी आए, लेकिन कांग्रेस खासकर राहुल गांधी जिस रणनीति के साथ मौजूदा वक्त में सत्ताधारी बीजेपी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में लड़ाई काफी टफ रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात की तरह ही पश्चिम बंगाल के लिए भी अब की बार कांग्रेस की खास तैयारी है। बंगाल के लिए कांग्रेस ने जो तैयारी की है उससे सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। सवाल यही, आखिर बंगाल के लिए कांग्रेस का क्या प्लान है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार में है, वही भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में, जबकि दशकों तक बंगाल के सत्ता पर राज करने वाली सीपीआई-एम और कांग्रेस प्रदेश की विधानसभा से पूरी तरह गायब हो चुकी है। और ये बात कांग्रेस हाईकमान को खाए जा रही है। इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने पश्चिम बंगाल के लिए कई खास प्लान बनाए। बीते 19 मार्च को दिल्ली के इंदिरा भवन में पश्चिम बंगाल कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर राहुल गांधी ने प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। कांग्रेस पिछले 48 साल यानी 5 दशक से
बंगाल की सत्ता से दूर है। मौजूदा वक्त में तो ये हालात है कि प्रदेश में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है। लिहाजा कांग्रेस का फोकस इस वक्त राज्य में संगठन को मजबूत कर अपना जनाधार बढ़ाने का है। इसके लिए कांग्रेस ठीक दिल्ली वाला फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक में साफ संदेश दिया है कि इंडिया ब्लॉक की उनकी सहयोगी ममता बनर्जी नाराज होती हैं तो होने दो, लेकिन सड़क पर उतरकर कांग्रेस को मजबूत करो। टीएमसी चीफ को संदेश देते हुए कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया है कि हमारी मजबूती मानो, वरना तैयार रहो दिल्ली जैसे रिजल्ट के लिए। राहुल ने यह भी कहा कि चुनाव अभी दूर है, भविष्य में देखेंगे क्या करना है। फिलहाल पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया जाए। वेस्ट बंगाल में जो एक तरफ सेंट्रल की सरकार है 12 साल से, एक तरफ वहाँ लोकल सरकार है करीब 15 साल पूरे हो रहे हैं, तो उनकी जो खामियां है, उनको जो अल्टीमेट पर्सन को जो टच करना चाहिए थे किसी सरकार को, और वहां तक वो नहीं पहुंच पाए, और उन एरियाज के लोग जो हैं वो इन दोनों सरकारों से जो खफा है, जो नाराज हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का एक अहम रोल बनता है, एक अहम भूमिका बनती है। उसके लिए कांग्रेस एक योजनाबद्ध तरीके से बंगाल के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पहले से करते आए हैं। सूत्रों के मुताबिक बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक और बीजेपी हिंदू वोट बैंक का तुष्टीकरण करने की कोशिश हमेशा की तरह करेगी, लेकिन कांग्रेस को उसके बीच यानी यूपी की तर्ज पर दलित और ओबीसी समाज में अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर काम करना होगा। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि अगर हमने अपने वोट बैंक में 5 से 10% का इजाफा कर लिया तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने बंगाल के नेताओं से गठबंधन के बजाय ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी वोटर्स पर फोकस करने को कहा। जाहिर है कांग्रेस का प्लान ठीक दिल्ली की तरह ही रहने वाला है। कांग्रेस ने अभी से ही ममता बनर्जी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वोटों पर प्रभाव तो डालेंगे, जिससे दूसरे दलों के प्रत्याशियों की जीत का गणित फेल होना तय। कांग्रेस को अगर मजबूत होना है तो उन्हें टीएमसी, एक्चुअली उन्हीं के ही वोट बैंक पे टीएमसी पॉलिटिक्स कर रही है। टीएमसी ने न सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक ले लिया बल्कि लेफ्ट पार्टियों का भी वोट बैंक ले लिया, और वहां पे बीजेपी ने अपनी मजबूत उपस्थिति बना ली। तो कांग्रेस के सामने वहां कई तरीके की चुनौतियां हैं। अकेले लड़ेंगे तो उनको लेफ्ट पार्टियों से भी लड़ना है, उनको टीएमसी से भी लड़ना है, उनको बीजेपी से भी लड़ना है। तो आपके पास मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से आप जिलों में अपना काम करेंगे, आपका क्या जनाधार बनेगा, किस तरह से सोशल इक्वेशन आप बनाएंगे, तमाम सवाल कांग्रेस के पास है। अगर कांग्रेस कोई ठोस ब्लूप्रिंट बनाकर समय से काम शुरू करेगी तो शायद उनके पास कुछ अच्छा हो। और फिर अगर स्टेट लीडरशिप में भीड़ को इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है तो नेशनल लीडरशिप को उतना ही समय देना पड़ेगा जितना स्टेट लीडरशिप को देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के लिए सबसे कठिन चुनौती है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में राहुल गांधी कोलकाता दौरे पर जा सकते हैं और आरजी कर रेप पीड़िता के परिवार से मिल सकते हैं। राहुल की इस मंशा को भी इस तरह से ममता सरकार के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलने के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में गठबंधन होता है या फिर दिल्ली की तरह बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ एक बार फिर मैदान में नजर आती है। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो बंगाल का रण अब की बार काफी टफ होने वाला है। अब जरा पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के आखिरी चुनावों का रिजल्ट भी जान लीजिए। सबसे पहले बात 2006 की। इस चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को महज 30 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। वहीं 176 सीट लाकर सीपीआईएम एक बार फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। उस चुनाव में कांग्रेस के खाते में जहां 21 सीटें आई थी, वहीं 67 सीट अन्य दलों के हिस्से में गई थी। इसके बाद हुए 2011 के चुनाव में बंगाल के इतिहास का इसे सबसे दिलचस्प चुनाव कहा गया। इस चुनाव में 184 सीट लाकर ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को धराशायी कर दिया और पहली बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई। वहीं बीजेपी का इस बार भी खाता नहीं खुला था, जबकि तत्कालीन सत्ताधारी सीपीआईएम का ग्राफ गिरकर 40 पर आ गया था।
इस चुनाव में कांग्रेस को 42 और अन्य के खाते में 28 सीटें गई थी। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का ग्राफ बढ़कर 200 पार जाते हुए 211 तक पहुंच गया, जबकि बीजेपी भी 3 सीटों के साथ खाता खोलने में कामयाब रही थी। वहीं सीपीआई-एम भारी गिरावट के साथ 26 पर लुढ़क कर आ गई। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बेहतर रहा था और उसे 44 सीटें मिली थी, जबकि 10 सीट अन्य के खाते में गई थी। फिर बारी आती है पिछले यानी 2021 के चुनाव की। इस चुनाव में ममता बनर्जी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए न सिर्फ 215 सीट पाने में कामयाब रही, बल्कि प्रदेश की सत्ता में हैट्रिक भी लगाई। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट बीजेपी के हिस्से में आया था, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी 3 से बढ़कर सीधे 77 सीट पर पहुंच गई, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं महज 2 सीटें अन्य के खाते में गईं। ऐसे में अब सबकी नजरें अगले साल यानी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गईं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण में क्या बदलाव आता है, और अगर कांग्रेस टीएमसी साथ हो जाती है तब क्या परिणाम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।